नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी एकता बिखर गई है। वैसे भी विपक्ष के पास उम्मीदवार जिताने लायक बहुमत भी नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था कि विपक्ष अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारकर चुनाव को चुनाव बनाएगा। जब से बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, विपक्ष के कई दलों के लिए विरोध करना मुश्किल होता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब कोविंद के समर्थन में ही जाएंगे। उनकी पार्टी 22 जून को दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होंगी। इस साल अप्रैल में नीतीश कुमार ने ही सोनिया गांधी को फोन कर विपक्ष की तरफ से एकजुटता दिखाने की पहल की थी, मगर 2 दिन पहले उन्होंने सोनिया गांधी को अपना मन बता भी दिया था कि वे बीजेपी के उम्मीदवार का साथ देंगे। नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल को राष्ट्रपति बनने से रोकते हुए नहीं देखना चाहते हैं खुद को 2 कारणों से। एक तो उनका राजनीतिक आधार महादलित वोट में है और दूसरा बिहार के राज्यपाल के रूप में कोविंद का कार्यकाल। नीतीश कुमार मानते हैं कि कोविंद ने अपनी कोई संवैधानिक मर्यादा नहीं तोड़ी और वे बीजेपी की राजनीति नहीं करते थे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इससे विपक्षी एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति चुनाव की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। पिछली बार जब यूपीए ने प्रणब मुखर्जी 2012 में प्रणब मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया, तब नीतीश कुमार एनडीए में थे और उन्होंने एनडीए को छोड़कर प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दिया था। शिवसेना ने भी एनडीए को छोड़कर यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। जब से रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है, एनडीए के पास समर्थन की होड़ लग रही है। शिवसेना मान गई है, बीजू जनता दल भी एनडीए के साथ है, मायावती का रुख भी सकारात्मक है। सीपीआई नेता डी राजा मानते हैं कि नीतीश का जो फैसला है वो विपक्ष के लिए सेटबैक है। शरद पवार के भी कोविंद के समर्थन में आने के संकेत मिल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का फैसला किया। उनका कार्यकाल बेहतरीन कार्यकाल के रूप में जाना गया है। 22 तारीख को बैठक है। कल बैठक में जो निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे। 17 parties have come together on the very same issue of presidential election. अभी some parties taking अलग-अलग position, उसका मतलब थोड़ा सेटबैक है। विपक्षी दलों की बैठक है और उस बैठक के बाद राय मशवरा करके जो भी रणनीति तैयार होगी वो रणनीति आपके समक्ष रख दी जाएगी। विपक्ष की तरफ से एक तगड़ा कैंडिडेट होगा। सवाल यहाँ पर है एक राजनीतिक लड़ाई, जो हमारे संविधान की बुनियाद को बचा पाएंगे या आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को देश में बदलेंगे, ये है सवाल। और इस सवाल पे कंटेस्ट होगा। मैं नीतीश जी से कहूंगा, योग जोड़ता है, राजनीति से ऊपर है योग, दल से ऊपर है योग। एक बार योग के सूत्र से हम लोग जुड़े तो बिहार का भी कल्याण होगा। अब ये भी कुछ ज्यादा है। योग दिवस ना हो गया कि हर चीज में आप योग जो है आप पचफोरन की तरह डाले जा रहे हैं। इससे भी बचना चाहिए। योग अपनी जगह है। योग के बाद भी कोई राजनीति कर सकता है और राजनीति के बाद भी कोई योग कर सकता है। अब कांग्रेस पर चुनौती है कि क्या वो अब भी उम्मीदवार उतारेगी। जब के.आर. नारायणन की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था तब बीजेपी ने समर्थन कर दिया था। उधर राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली में योग दिवस के मौके पर कनॉट प्लेस में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, सांसद मीनाक्षी लेखी के साथ योग किया। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ नेता बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। लाल कृष्ण आडवाणी की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, वो बोल ही नहीं रहे हैं, ना ही लगता है उनसे कोई पूछ रहा है। सोमवार को कोविंद के नाम की घोषणा हुई थी और वे उसी शाम दिल्ली आ गए। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की। 3 दिन बाद बुधवार को मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति ड्राइंग रूम की राजनीति होती है। उम्मीदवारी को लेकर राजनीतिक पाठ होता रहेगा और होना भी चाहिए। अगर राष्ट्रपति पद के लिए दलित उम्मीदवार पर इतनी सहमति बन सकती है तो क्या यही सहमति किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बन जाएगी? आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ और आज तक किसी ने इस संभावना पर ठीक से बैठक भी नहीं की। तब एकता की या राजनीति का कोई और स्वरूप आपको दिखाई देने लगेगा। पता चलेगा कोई किसी से मिल ही नहीं रहा है।
और कोई अपना रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्या पता कोई रास्ते से हट भी जाए। बहरहाल राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उनकी भूमिका, कार्यशैली पर चर्चा लाजमी है। कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है, कई लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संविधान की रक्षा कर सके। अब जब वो रबर स्टैंप है तो रबर स्टैंप कैसे संविधान की रक्षा कर सकता है, हम इसी पर बात करेंगे। मगर संविधान में क्या लिखा है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि अगर कहीं वैकेंसी निकलती है तो छात्रों के काम आ सके। अगर वैकेंसी निकलती है नौकरी की, तो वैसे सुन रहे नहीं निकल रही आजकल। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा, यानी रेगुलेटेड होगा। 5 साल का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और तुरंत ही उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए भी हटाया जा सकता है, बशर्ते जब उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया हो। उम्मीदवार एक बार चुने जाने पर दोबारा चुने जाने की पात्रता भी रखते हैं। तिबारा के बारे में मैं नहीं जानता। 35 साल से कम के युवा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो हम इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ फैजान मुस्तफ़ा साहब हैं, हैदराबाद नलसर के वाइस चांसलर। मैं पहला बेसिक बात करेंगे सर आपसे कि यही जानना चाहते हैं कि कई बार हमने इस पर चर्चा की है और लेख भी पढ़े हैं कि राज्यपाल का पद तो होना ही नहीं चाहिए, पर मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने ऐसा पद क्यों बनाया जिसे कई लोग रबर स्टाम्प कह देते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो सरकार का सक्रिय प्रमुख नहीं है, सिर्फ एक अभिभावक के तौर पर है। तो उपयोगिता क्या है बहुत ज्यादा, थोड़ा वो भी हम समझना चाहते हैं सर आपसे। हाँ रवीश, जब संविधान सभा में संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय ये भी हो सकता था कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह एक बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल राष्ट्रपति का पद क्रिएट करते, लेकिन हमने 200 साल से जो हमारा ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली के साथ एक रिश्ता रहा था, उस रिश्ते को निभाते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई। अब क्योंकि ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट महारानी या राजा होते हैं, तो एक हेड ऑफ द स्टेट भी चाहिए था। अब भारत में तो आखिरी मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह जफर थे और उनको वापस नहीं लाया जा सकता था। इसलिए ये हुआ कि हमारे देश का जो अध्यक्ष होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो भी चुनाव के तरीके से चुना जाए। इसलिए भारत एक रिपब्लिक बना। रिपब्लिक उसे कहते हैं जहां हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुना जाता है। लेकिन अब ये कि क्या वो ब्रिटेन के महारानी की तरह एक ऐसा पावरलेस आदमी होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर महारानी को उनका अपना मृत्यु दंड का वारंट दिया जाएगा तो उनको उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, इतना बड़ा रबर स्टैंप होगा। यानी उसके बारे में ये कहा गया है कि साहब वो शासन नहीं करेगा लेकिन गद्दी पर वो विराजमान रहेगा। ही रेन्स बट ही डज नॉट रूल, ये प्रिंसिपल बनाया गया। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूं कि ये संविधान का सही पढ़ना नहीं होगा अगर हम राष्ट्रपति को एक रबर स्टैंप कहेंगे, क्योंकि जनतंत्र में सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि शक्तियां उसके पास होंगी जिसका ज्यादा बड़ा प्रतिनिधित्व कैरेक्टर या चरित्र होगा। तो अब आप ये देखें कि जब प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो प्रधानमंत्री सिर्फ एक बहुमत दल के नेता हैं, संसद के एक सदन के, लोकसभा के। ये बात सही है कि वो डायरेक्टली इलेक्ट होके लोकसभा के मेंबर आते हैं। आपको मालूम है कि किसी का भी चुनाव प्रधानमंत्री की तरह डायरेक्ट नहीं होता है, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हम लोकसभा के एमपी चुनते हैं, वो एमपी फिर अपना बहुमत दल जो होता है उसका नेता चुनते हैं। अब कभी आपने देखा कि देवगौड़ा जी 27 एमपीज की पार्टी के ही सिर्फ नेता थे, या चंद्रशेखर सिर्फ 61 पार्टीज के नेता थे, बाकी पार्टीज ने उन्हें समर्थन दिया था। अब अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव को देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो लोकसभा भी उसमें शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है
और पूरे देश की विधानसभाएं भी उसमें शामिल हैं। तो प्रतिनिधित्व कैरेक्टर जो है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, जो बुनियाद है शक्तियां देने की या ना देने की, उस हिसाब से मैं समझता हूं कि भारत का राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कैरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। इसलिए उसको ये कह देना कि वो एक रबर स्टैंप है, वो बात सही नहीं है। अब ये है इसमें कि हम भारत के संविधान को अगर देखें, आपने अनुच्छेद 53 पढ़ा, उसमें यह लिखा है कि प्रेसिडेंट में कार्यपालिका की शक्तियां विहीन होंगी, जो या तो स्वयं उनका उपयोग करेगा या जो उसके सबऑर्डिनेट हैं उनके तहत करेगा। तो ये वर्ड आज भी मौजूद है, स्वयं, और इसीलिए कुछ संविधानविद ये मानते हैं कि उसको रबर स्टैंप कहना सही नहीं है। दूसरी चीज रवीश, आपने ये भी बात सही कही कि देखिए राष्ट्रपति एक शपथ ले रहा है, राष्ट्रपति की शपथ संविधान के मेन पन्नों में आ रही है, वो शेड्यूल 3 में नहीं आ रही। और उस शपथ के क्या वर्ड्स हैं कि आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबमिट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो वो व्यक्ति जो इस इंटेंशन से एक शपथ ले रहा है कि ये तो एक सिर्फ नाम की शपथ है, यानी पहले दिन से वो शपथ में यकीन नहीं है उसका कि मैं देश के संविधान को सुरक्षित नहीं कर सकता, प्रिजर्व नहीं कर सकता, इसकी रक्षा नहीं कर सकता, ये तो एक सिर्फ एक औपचारिकता है जिसे निभा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से वो अपनी शपथ के पहले ही दिन वायलेशन कर रहा है। दूसरे वो कहता है आई विल सबमिट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, कि देश की जनता का मैं उद्धार करूंगा। अगर उसको कोई शक्तियां नहीं है तो वो कैसे ये कर सकता है। तीसरी चीज, उसका जो इम्पीचमेंट है या महाभियोग है, वो इस बात पे नहीं लगाया जाएगा कि उसने प्रधानमंत्री या कैबिनेट की बात नहीं मानी, बल्कि ये इस बात पे लगाया जाएगा कि क्या उसने संविधान के विरुद्ध उसका कोई अतिक्रमण कर दिया। और आप देखिए कि पूरे संविधान में सिर्फ एक प्रावधान है राष्ट्रपति के महाभियोग का, जिसको साबित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए पूरे सदन का। ये नहीं कि 2/3 जितने मौजूद हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि पूरे सदन का। तो मैं ये समझता हूं कि गो के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन की रानी की तरह या राजा की तरह है, लेकिन ये कंपैरिजन गलत है। वो एक हेरिडिटरी रूलर है, बादशाहत है कि बाप के मरने के बाद बेटा बन रहा है। ये एक चुना हुआ व्यक्ति है, और क्योंकि जनतंत्र में इसका चुना हुआ जो इसका पूरा एक इलेक्टोरल कॉलेज है वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसको वो बात कहना ही सही होगी जो के.आर. नारायणन ने कही थी रवीश, के रबर स्टैंप और वर्किंग प्रेसिडेंट दोनों एक अलग चीज हैं। कि एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है जो अमेरिका का है, एक रबर स्टैंप है जो ब्रिटेन का है। भारत में मैं ऐसा राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, के.आर. नारायणन ने कहा था, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, जो काम करेगा संविधान के दायरे में रह के। पर आप ये बताइए कि फिर वो दायरा क्या होगा? क्या उन्होंने ये भी कहा था, जब आप कह रहे हैं कि उसके पास शक्तियां नहीं हैं, तो कैसे जनता का उद्धार और उसके कल्याण के लिए काम करेगा, कैसे संविधान की रक्षा करेगा? तो ये भी तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि उसके पास शक्तियां क्या हैं। हम आम समझ में यही जानते हैं कि मंत्रिमंडल जो प्रस्ताव भेजता है पास करके, केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो प्रस्ताव आता है उसको या तो राष्ट्रपति उस पर विचार करते हैं, एक बार लौटा सकते हैं, अगर दूसरी बार आ गया तो दस्तखत करते हैं। इसके अलावा उनके पास क्या ऐसी शक्तियां हैं कि भारत की जनता के कल्याण और उद्धार के लिए वो शपथ ले रहे हैं? ये आप सही कह रहे हैं। दरअसल संविधान के 42वें संशोधन में जो कि इमरजेंसी में इंदिरा जी लाई थी, उसमें तो ये कर दिया था कि जब कोई कैबिनेट से प्रस्ताव दिया जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य होगा कि वो उस पर हस्ताक्षर करे। लेकिन जब जनता सरकार आई तो 44वें संविधान संशोधन से ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो प्रस्ताव वापस कर सकता है कि आप इस पे पुनर्विचार कर लें। अब राष्ट्रपति अगर वापस ना करे रवीश, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं, जो जैल सिंह ने इस्तेमाल किया था पोस्टल बिल के बारे में, तो फिर कैबिनेट जो है उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूं कि आज भी जो संविधान है उसमें ये रिकंसिडरेशन की जो पावर है, और उस रिकंसिडरेशन पावर का आप देखिए के.आर. नारायणन ने तो 2 बार बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत डिटेल नोट लिखे उन्होंने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने के विरुद्ध और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के विरुद्ध। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर कि वो कैबिनेट से या प्राइम मिनिस्टर से
बातचीत करे और उनको एडवाइस दे, वो भी अपने आप में मैं समझता हूं कि उसकी बहुत वैल्यू। अब आप ये देखिए कि पिछले 1-1.5 साल में राष्ट्रपति जी ने जहां जहां बार बार ये कहा कि हमको अपनी विभिन्नता और अपनी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है और हमारी टॉलरेंस बढ़ानी है, उसको कितना मीडिया ने जो है प्रोमिनेंस दी। तो राष्ट्रपति जो है अगर वो चाहेगा तो अपनी स्टेचर से, अपनी पर्सनैलिटी से वो कुछ ना कुछ जरूर इन्फ्लुएंस करेगा। और राष्ट्रपति जब ये कहता है कि आप रिकंसीडर करें, तो रवीश उसको वापस करना बड़ा मुश्किल होता है। गो के मनमोहन सिंह ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पे एबीजे अब्दुल कलाम को वापस किया ओरिजिनल फॉर्म में, और कलाम साहब ने लिखा है कि मेरे लिए वो बहुत मुश्किल फैसला था कि मुझे मजबूरन हस्ताक्षर करने पड़े। लेकिन केआर नारायणन ने जब 2 बार वापस किया तो दोनों बार जो है वो कैबिनेट ने उनके उस डिसीजन का ऑनर किया और वो प्रेसिडेंट रूल लगाया नहीं गया। और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रहे, और बिहार के बारे में आपको मालूम है कि वहां राष्ट्रपति शासन जो था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में जो है मैं जानना चाहता हूं कि कई बार राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच टकराव की बात आती है, और जहां तक मुझे ध्यान है शायद नेहरू ने ही, राजेंद्र प्रसाद ने ही कहा था कि मैं रबर स्टैम्प राष्ट्रपति नहीं हूं। वो क्या प्रसंग है, और पहले राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का आज की तुलना में 42वें संशोधन से पहले किस तरह से इस्तेमाल किया, और आपातकाल में जो 42वां संशोधन हुआ उसके बाद से राष्ट्रपति की भूमिका किस तरह से बदलती है, अगर इस पर आप रोशनी डाल सकें तो। हाँ, इसमें देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन्होंने जब इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था तो उन्होंने ये कहा कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो एक नॉमिनल हेड या रबर स्टैंप नहीं है। उसके जवाब में पंडित जी ने स्टेटमेंट दिया कि वो राष्ट्रपति के इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हिंदू कोड बिल पे जब पंडित जी को ये एहसास हुआ कि अगर ये बिल पास होगा, हो सकता है राष्ट्रपति इसको हस्ताक्षर ना करें, तो वो उसमें डिले हुआ और फिर वो कई साल बाद जाके वो हुआ। तो नेहरू जी में और राजेंद्र प्रसाद जी में एक, क्योंकि दोनों बहुत बड़े नेता थे, दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे, और ये नहीं कहा जा सकता कि राजेंद्र प्रसाद सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति बने क्योंकि उनको नेहरू ने चुन लिया, जो कि बाद के बहुत से राष्ट्रपतियों के बारे में कहा जा सकता है कि उनकी ग्रेटनेस जो है वो राष्ट्रपति बनने के बाद ही हुई कि सबसे बड़ी पोजीशन उन्हें मिली। क्योंकि आप देखिए कि आपके 3 राष्ट्रपति तो ऐसे बने जिनको भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल चुका था। तो अब आप ये देखिए कि इस संदर्भ में राजेंद्र प्रसाद जैसे देखिए किसी भी मंदिर में नहीं गए, और केआर नारायणन ने भी उनको इसको फॉलो किया। तो सुप्रीम कोर्ट और नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये ज्यादातर प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का काम जो है वो सिर्फ वार्न करना है, इनकरेज करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद क्योंकि संविधान सभा के स्वयं अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस बात को जब ये कहा कि ये बात गलत है, तो उनके माइंड में ये पूरे संविधान का कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, राष्ट्रपति की ओथ क्या है, राष्ट्रपति का क्या कार्यशैली होगी, उसकी वजह से उन्होंने कहा वो रबर स्टैंप नहीं है। और 42वें संशोधन तक वही पोजीशन रही। 42वें संशोधन ने कहा कि राष्ट्रपति बाध्य होंगे। और आप मानिए देखिए इंदिरा गांधी के कहने पे फखरुद्दीन अली अहमद ने जब मिड नाइट इमरजेंसी पे साइन कर दिए तो अखबारों तक में कार्टून आ गया कि राष्ट्रपति जो है वो एक बाथ टब में नहा रहे हैं, अंदर से एक हाथ आता है और बिना देखे वो कागज पे साइन कर देते हैं। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ और ये कहा गया कि इमरजेंसी का कोई भी डिसीजन जो है वो प्रधानमंत्री अकेले नहीं ले सकता, वो उसमें कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन होगी जो राष्ट्रपति जी को दी जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि केआर नारायणन ने ये पुनर्विचार की पावर को भी इतने इफेक्टिवली यूज कर लिया कि अगर उसको आज के या आगे के राष्ट्रपति यूज करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रपति पद की गरिमा जो है वो बरकरार रहेगी। इसलिए आप ये देखिए कि संसदात्मक शासन प्रणाली में मेजॉरिटेरियनिज्म आने का खतरा रहता है
राष्ट्रपति के पद को इसलिए रखा गया था कि प्रधानमंत्री जिनको डायरेक्टली चुनाव लड़ना है उनके सामने चुनावी एक मजबूरियां हो सकती हैं। राष्ट्रपति जो कि देश का और राष्ट्र का अध्यक्ष है वो हमेशा संविधान को सामने रखते हुए उस तरीके के फैसलों पे हस्ताक्षर करे जिसमें जन कल्याण होगा, जिससे एक देश की संवैधानिक व्यवस्था को पूरा जो है। एक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से जितने भी जो संवैधानिक दायित्व है और अधिकार है, इस पैमाने पे राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाए, हालांकि टीवी में समय कम होता है, लेकिन फिर भी कौन श्रेष्ठतम के पैमाने पर आपको दिखता है, उसके करीब दिखता है? मैं कहूंगा कि के.आर. नारायणन जो हैं, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, आईएफएस ऑफिसर थे और इंदिरा जी के कहने पे वो पॉलिटिक्स में आए और फिर चुनाव भी जीते और मंत्री भी रहे। उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बहुत ऊंचा किया। आप ये देखिए कि सबसे पहले तो शुरू में ही उन्होंने ये कहा कि रबर स्टैंप और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच की एक चीज है वर्किंग प्रेसिडेंट, और मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बनूंगा। उन्होंने पहली बार लोकसभा के चुनाव में 1998 और फिर 99 में स्वयं वोट दिया, वरना पहले ये एक ट्रेडिशन थी कि राष्ट्रपति स्वयं वोट नहीं देता था क्योंकि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपॉइंट करना है। उन्होंने कहा लेकिन राष्ट्रपति एक सिटीजन है। दूसरे आप ये देखिए कि कारगिल की लड़ाई में लोकसभा थी नहीं उस समय, तो उन्होंने प्रधानमंत्री वाजपेयी को कहा कि आप राज्यसभा का सदन बुलाइए और राज्यसभा में ये जो कारगिल वॉर पे डिस्कशन कीजिए। और फिर ये प्रेसिडेंट भी अजीब गरीब बात है, इतिहास अजीब होता है कि जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था तो वाजपेयी जी ने नेहरू से कहा था कि आप इस तरह का सदन बुलाइए और सदन में बात कीजिए। और फिर आप ये देखिए कि उन्होंने आई के गुजराल की भी रिकमेंडेशन यूपी के बारे में वापस की और उन्होंने वाजपेयी जी की भी रिकमेंडेशन रबड़ी देवी के बारे में वापस की। और कितना डिटेल नोट 2.5 पेज का रवीश लिखा कि अगर गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी ने लिखा कि बिहार में इतने मर्डर हुए हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए नेशनल एवरेज ये है, बीजेपी की स्टेट्स में मर्डर का रेट ये है, रेप का रेट ये है, करप्शन का रेट ये है। और पूरा जो गवर्नर भंडारी का जो मिनट्स थे उनका गवर्नर का नोट, उसकी बिल्कुल उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। इसी पैमाने पे एक मुझे पत्र मुझे याद है, जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, तो ऐसा ही पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री कृष्ण सिंह को लिखा था और श्री कृष्ण सिंह ने भी इसी तरह से, उन्हें कोई अफवाह सांप्रदायिक तत्वों की बू आ रही थी उस पत्र में, तो श्री कृष्ण सिंह ने भी बड़ा तुर्की जवाब दिया था। पढ़ने लायक है वो पत्र। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एपीजे कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, पर संवैधानिक प्रक्रिया में आप एपीजे कलाम को कहां पाते हैं? के.आर. नारायणन के पास पाते हैं या अन्य राष्ट्रपतियों के साथ? नहीं, देखिए मैं समझता हूं रवीश के नारायणन के बाद जैल सिंह का नाम आएगा। क्योंकि जैल सिंह देखिए जिन्होंने संजय गांधी को कहा कि मेरे रहनुमा हैं और उन्होंने कहा कि मेरी नेता इंदिरा जी अगर मुझसे कहती झाड़ू लगा दो तो मैं झाड़ू लगा दूं। ऐसा आदमी जब राष्ट्रपति बना और उसने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली तो आप ये देखिए कि उसने पुरानी ट्रेडिशन नहीं फॉलो की कि सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को, जैसे गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उनको नहीं बनाया, इंदिरा के बेटे राजीव को बना दिया। और फिर राजीव गांधी जिसके पास 401 एमपी थे, उस मेजॉरिटी से जैल सिंह डरे नहीं और जैल सिंह ने पोस्टल बिल जो था उसको पॉकेट वीटो पहली बार इस्तेमाल किया और उसको ऐसा ड्रॉर में रखा कि वो आज तक ड्रॉर में पड़ा है। फिर उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की जजेस के नियुक्तियों के बारे में क्या क्लियर पॉलिसी है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो स्पीच थी नेशनल ब्रॉडकास्ट होने वाली उसको क्यों सेंसर किया गया। फिर उन्होंने गवर्नर कुमुदबेन जोशी जो आंध्र प्रदेश की गवर्नर थी, सियासत में बहुत पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि गवर्नर का यह काम नहीं है कि स्टेट की पॉलिटिक्स में पड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने बुलाया राष्ट्रपति भवन और कहा हरियाणा में इलेक्शन में क्यों देरी हो रही है। जैल सिंह ने ये सब किया। पब्लिक परसेप्शन में फैजान साहब, जैल सिंह तो कहीं नहीं आते हैं पब्लिक परसेप्शन में, ज्यादातर कलाम साहब ही ऊपर नजर आते हैं, के.आर. नारायणन भी नहीं आते हैं लोक धारणा की बात नहीं।
नहीं, मैं संविधान की तरह से चल रहा हूं। हाँ। तीसरे नंबर पे कलाम साहब आएंगे, क्योंकि कलाम साहब ने जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था, हाँ। उसको वापस किया। और आप ये देखिए, इसमें तमाम बड़े बड़े नेता, सोनिया गांधी और पार्टीज के लोग इन्वॉल्व थे। आज तक देश में रवीश ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डिबेट चल रही है। इलेक्शन कमीशन को आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों का तय करना है। यही बात एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी कि इसका एक ऐसा क्लियर क्राइटेरिया बनाओ जो पूरे देश के सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज पे लागू हो पाए। फिर कलाम ने 21 में से 20 लोगों के मर्सी पेटिशन पे जो है उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, इन एक्शन नहीं किया। हाँ। लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही आदमी को उनके पूरे टेन्योर में फांसी हुई, धनंजय महापात्रा, जो कि बलात्कार के जुर्म में इन्वॉल्व था। तो कलाम साहब का ये कलाम ये था कि जनता से मिलते थे, स्टूडेंट से मिलते थे। लेकिन संवैधानिक फैसलों के मामले में ज़ैल सिंह कलाम साहब से ऊपर हैं आपके नजर में? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तीसरे के बाद चौथे पांचवें पे भी आ जाते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद तो शायद कहीं नहीं आएंगे, लेकिन तीसरे पे तो नहीं, तीसरे पे तो हमारे कलाम साहब आ जाएंगे, और फिर चौथे पे राजेंद्र प्रसाद आएंगे, और फिर पांचवे पे आप राधा कृष्ण जी को रख ले। देखिए, मेरी जो करंट राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी, उनसे जो एक मुझे दुख है कि इतने बड़े राजनेता हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जनतंत्र के दिन, रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को उन्होंने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन पे जो है हस्ताक्षर कर दिए। और 2 बार राष्ट्रपति शासन ऐसा लगा जो न्यायालय ने उसको निरस्त करना पड़ा। दूसरे, मैं समझता हूं जिस तरीके के के.आर. नारायणन ने लेटर लिखे गुजरात के दंगों पे भी वाजपेयी जी को, उस तरीके का एक्टिविज्म प्रणब मुखर्जी जी ने नहीं दिखाया। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तो कहा भी कि राष्ट्रपति जो होता है वो राजा नहीं होता जिसके फैसलों की समीक्षा नहीं की जा सकती है। पर एक दिलचस्प बात, एक मैं सवाल जानना चाहता हूं कि चलिए, संसद में विप होता है, जब हम राष्ट्रपति चुनते हैं, उसके लिए विप क्यों होना चाहिए? नहीं, विप नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आजकल तो प्रधानमंत्री जो है वो जो चाहे वो कह दे। राजीव गांधी के जमाने में भी यही था, इंदिरा गांधी के जमाने में भी यही था। लेकिन शुरू में इंदिरा गांधी उतनी पावरफुल नहीं थी, तो कांग्रेस सिंडिकेट डिसाइड करता था कि राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट कौन होगा। तो 6 मेंबर थे, तो इंदिरा जी जो थी, 4 मेंबर एक तरफ हो गए, और इंदिरा जी के साथ एक कोई और 2, और नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो कैंडिडेट कांग्रेस के बने। अब इंदिरा जी जो थी वो नीलम संजीवा रेड्डी को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, तो वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन गए। तो इंदिरा जी ने जो है उनको सपोर्ट करने का फैसला जब किया, जब उनकी सिंडिकेट ने, उनकी पार्टी ने अपोजिशन से बात की और उन्होंने कहा कि लोग अपने जो है कॉन्शियंस वोट करें, अपने कॉन्शियंस के एक सवाल अब समय कम है, मैं जानना चाहता हूं। नैरो मार्जिन से जीते, एक 15,000 वोट थे, लेकिन वो जीत गए। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टी लाइंस पे वोट नहीं होना चाहिए, और हमेशा कॉन्शियंस वोट हो। और लास्ट टाइम जो एनडीए के कैंडिडेट थे पीए संगमा, उन्होंने भी स्वयं ये कहा था कि कॉन्शियंस वोट होना चाहिए, ये सोच के विप वाला वोटिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, मैं सवाल पलटना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी का अगर कॉन्शियंस जो है वो जा समय नहीं है, लेकिन फिर भी समय नहीं है, लेकिन फिर भी संक्षेप में बता दीजिए, प्रधानमंत्री के लिहाज से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं या बेहतर मानते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति की सीमाओं का आदर किया? नहीं, अगर इंदिरा जी को निकाल दें और राजीव को, क्योंकि राजीव गांधी जो है ज़ैल सिंह को ब्रीफ नहीं करते थे, तो ज्यादातर प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति को हमेशा अपनी विदेश यात्रा के बाद इन्फॉर्म करते हैं। और कुछ प्रोटोकॉल इस तरह का है कि आप कोई भी मेजर डिसीजन जब लेंगे तो आप राष्ट्रपति को लूप में रखेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे जो आज प्रधानमंत्री हैं वो इन सब सीमाओं को समझते हैं और राष्ट्रपति जी को अपने सारे डिसीजंस जो हैं वो बताते हैं। मैंने सुना डिमोनेटाइजेशन के दिन भी उन्होंने जाके पहले राष्ट्रपति को बता दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।
ब्रेक के बाद योग की बात करते हैं। जब से योग दिवस का ऐलान हुआ है, विपक्ष के कई दलों को लगता है कि यह राजनीतिक प्रयोजन है, मगर विपक्षी दल इस योग का राजनीतिक काट नहीं खोज पाए। किसान नेताओं ने खोज लिया। जगह जगह पर किसानों ने शवासन को अपना राजनीतिक प्रतीक बना लिया। वे शवासन की मुद्रा में सड़कों पर लेट गए, सड़कों को जाम किया, पंडालों में भी वो शवासन करने लगे, मृतासन भी कहा कई जगहों पर, और वो धरना देने लगे। ये कमाल भारत की जनता ही कर सकती है। योग सिर्फ शारीरिक ही नहीं, राजनीतिक प्रयोजन के लिए भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि ये ठीक शवासन की मुद्रा नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले के कार्यकर्ता भी मध्य प्रदेश में शवासन का इस्तेमाल करने लगे। इसे किसानों ने आत्महत्या के हालात से जोड़ा है। अहमदाबाद में बाबा रामदेव ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का राजनीतिक वजन बढ़ गया, इसकी वजह से कई लोगों को टेंशन हो गई है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपना तनाव कम करने के लिए योग करें। वैसे किसानों ने शवासन कर एक राजनीतिक जवाब तो दे ही दिया। हमारे सहयोगी प्रसाद काथे ने एक रिपोर्ट की थी कि देश भर के 371 जिला सहकारी बैंकों में नोटबंदी के बाद जो पुराने नोट जमा हुए वो बदले नहीं जा रहे। इसके कारण महाराष्ट्र में बैंक किसानों को पैसा नहीं दे रहे हैं। इन बैंकों को बुवाई के लिए किसानों को 10-10 हजार रुपए नगद देने थे, मगर उनके पास कैश नहीं था, क्योंकि राज्य के 32 जिलों में 2771 करोड़ पुराने नोट जमा हुए थे। इस रिपोर्ट के बाद और किसानों के जोर देने से सरकार पर असर पड़ा और सरकार ने पुराने नोटों को बदलने की अनुमति दे दी है। प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस फैसले से एनसीपी के मुखिया, जरा ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, शरद पवार को भी राहत पहुंचेगी, क्योंकि उनके गढ़ पश्चिम महाराष्ट्र के 2 जिला बैंक पुणे और सतारा बैंक में 1200 करोड़ रुपए पुराने नोट जमा थे। ये लाइन सुन के अब निश्चित है कि शरद पवार एनडीए के उम्मीदवार को ही सपोर्ट करेंगे। 3 जिला बैंकों के नोट 19 जुलाई तक बदले जाएंगे। यह कोई सामान्य कामयाबी नहीं है। किसानों के शवासन के कुछ तो असर हो गया। आप याद कीजिए, जब नोट बदले जाने की आखिरी तारीख करीब आ रही थी 31 मार्च, तो उससे 2-3, हालांकि वो आम जनता के लिए नहीं थी, विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए थी, तो 2-3 दिन पहले दिल्ली के रिजर्व बैंक के बाहर लोगों की कितनी भीड़ लगी थी। देश भर से लोग अपनी मेहनत की कमाई लेकर इंतजार करते रहे कतार में, मगर उनके नोट नहीं बदले गए। किसी के पास पेंशन के 10,000, किसी के पास 25,000 की बचत। सबको उम्मीद थी कि सरकार आखिरी दिन देखकर उन पर दया करेगी और सुन लेगी। खूब मीडिया कवरेज हुआ, मगर सरकार ने अपना मन नहीं बदला, इनके नोट नहीं बदले गए। लोग रोते रहे, घंटों रिजर्व बैंक के बाहर खड़े रहे। कोई अपनी पोटली खोलकर 3-4 हजार रुपए लिए रो रहा था, तो कोई 250 किलोमीटर की दूरी तय कर 2-2 दिन तक चना खाते हुए दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा। किसी ने कहा कि उसकी जिंदगी की सारी कमाई चली गई। एक टीचर ने कहा कि बदमाशों के डर से पेंशन का पूरा पैसा पूजा के कार्टन में छुपा कर रखा था। अब वो जब से याद आया बहुत दिनों के बाद, तो तारीख समाप्त हो चुकी थी। दिल्ली आए हैं, पता चला कि यहाँ ये नोट नहीं बदले जाएंगे। उस वक्त रिजर्व बैंक के बाहर लोग अपनी पूंजी लेकर लाचार ताकते रहे। 90 साल की एक बूढ़ी महिला भी मिली थी हमें, जिनका कहना था कि 23,000 रुपया कहीं रख दिया था और बहुत बाद में याद आया। तो जब याद आया तो वो रोने लगी, रोते रोते दिल्ली भागी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि किसान राजनीति का दबाव ना होता तो महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों में जमा पुराने नोटों को बदलने का फैसला नहीं होता। अगर ऐसा ही फैसला उस वक्त भी हो जाता तो आम लोगों के 10,000, 5,000, 2,000 बच जाते, उनकी कमाई बच जाती। यही नहीं, मालखाना में जहां कोर्ट सीज करती है, पुलिस एजेंसियां, जांच एजेंसियां, वहां जो पुराने जब्त नोट रखे हुए थे, उसके बारे में सरकार ने अभी हाल ही में फैसला किया है कि बैंक, सहकारी बैंक और डाकघरों के पास जो पैसा है वो 20 जुलाई तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो जमा करवा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 10 जून को एक खबर भी छापी थी कि जो पुराने नोट केस प्रॉपर्टी के तौर पर हैं, उन्हें बदला जा सकता है। ब्रेक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा साल दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारत में योग के लिए स्टेडियम से लेकर हाउसिंग सोसाइटी की स्टिल्ट एरिया में लोगों ने योग किया।
पार्क में योग तो करते ही हैं, मगर पहाड़ से लेकर जहाज के भीतर भी लोग योग करने की तमाम तस्वीरों से ट्विटर की टाइमलाइन भर गई। मैंने भी योग किया, मगर फोटो क्लिक करना भूल गया क्योंकि सारा ध्यान आसन में ही रह गया। जबकि कई लोग ऐसे भी थे जो फोटो खींचकर प्रधानमंत्री को टैग करना नहीं भूले, आसन भूल गए। 3 साल से योग की इन तमाम तस्वीरों में मैं एक आसन खोज रहा हूं। जब भी खोजता हूं कि कोई तो नेता होगा जो शीर्षासन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इस तस्वीर को चुनौती देगा। नेहरू ने शीर्षासन के बारे में लिखा है कि अभ्यास वाकई बहुत अच्छा है। मुझे यह इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसका मुझ पर मनोवैज्ञानिक असर होता है। यही नहीं, शीर्षासन का एक कॉमिक पोजीशन से मेरा मनोविनोद बढ़ जाता है और जीवन की चुनौतियों के प्रति सहिष्णुता भी बढ़ जाती है। वैसे शीर्षासन करने वाला कोई राजनेता ना तो कांग्रेस में दिख रहा है, ना ही बीजेपी में। मुझे उम्मीद थी कि योग आयोजन को लेकर भावुक होने वाले मंत्री, कोई ना कोई मंत्री तीसरे साल में तो शीर्षासन करके अपनी तस्वीर ट्वीट करेंगे, लेकिन फिलहाल निराश हुआ। कोई बात नहीं, नेहरू को चुनौती देंगे, मगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। वहीं शवासन में ये जो तस्वीर है 85 साल के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की है, रोचक है। योग शिक्षक की मौजूदगी में तकिए की मदद से वो विपरीत करणी मुद्रा में आसन कर रहे हैं। उसकी सरल स्थिति है, शीर्षासन से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए 85 साल में देवेगौड़ा विपरीत करणी कर ले रहे हैं। जरूर जवानी के दिनों में वो शीर्षासन कर लेते होंगे, ऐसा माना जाना चाहिए। यह अनुमान है। मीडिया में उनके सोते हुए पारंपरिक तस्वीर से कहीं ये ज्यादा ऊर्जावान तस्वीर लगती है। शीर्षासन से मनोविनोद बढ़ जाता है और जिंदगी की चुनौतियों के प्रति सहिष्णुता भी। सामूहिक आयोजन होना चाहिए, मगर इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि योग ठीक से किया जाए। मतलब कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। हर आसन का अपना एक अनुशासन होता है। उसके बारे में योग करने का कोई लाभ, अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो योग करने का कोई लाभ नहीं। सामूहिक आयोजनों से जरूर जागरूकता फैलती है, मगर एकाग्रता नहीं रहने के कारण वो योग नहीं रहता। आप कुछ और करके आते हैं। इसमें भी कई लोग अनुशासित तरीके से योग कर लेते हैं, मगर ज्यादातर के आसन देखकर लगता है कि जल्दी पकड़ो नहीं तो पीछे से ये गिर जाएंगे। ऐसा ना हो कि योग दिवस के अगले दिन विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का भी आयोजन करना पड़े। योग का एक मकसद आनंद भी है, इसलिए आनंद के साथ सुनिए। जैसे लखनऊ के इस दृश्य को देखकर सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेज बारिश हुई तो मैट को बरसाती में लोगों ने बदल लिया। मैट के तरह तरह के प्रयोग देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि इतना काम आ सकता है। लगा कि ये कोई नया आसन है जिसका नाम मैटासन है। मैट आसन, चुटकी हम ही नहीं ले रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी मैट के इस नाना प्रकार के प्रयोग पर चुटकी ली है। योग का तो महत्व है ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। भारत का स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखकर नहीं लगता कि हम लोग योग में दक्ष हैं। कुछ लोग तो हैं, मगर कुछ लोग अभी तक जागरूकता अभियान का ही सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं। 2015-16 के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चलता है कि शहरों की 15 से 49 साल की 31% महिलाएं ओबेसिटी, मोटापे की शिकार हैं। बच्चों में भी यही हाल है, पुरुषों का भी यही हाल है। भारत मोटापे के मामले में दुनिया के चोटी के 5 देशों में आता है। भारत में 5 करोड़ लोग मधुमेह के बताए जाते हैं, डायबिटीज के। मरने जितनी मौतें होती हैं, 25% मौतें जो हैं वो दिल की बीमारी से होती है। हेल्थ के बारे में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हमें योग की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मोटापे को भी भगाना पड़ेगा। वैसे रामदेव ने बताया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 साल में 20 किलो वजन योग से कम किया है। अमित शाह व्यस्त राजनेता हैं, कभी दिल्ली में भी ठीक से नहीं टिकते। अगर योग से 20 किलो वजन कम किया है उन्होंने, तो इस साल योग का ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं को होना चाहिए था। कम से कम मुझे भी कुछ किलो वजन कम करना है। वैसे योग करने के बाद मीठा ज्यादा खा लेता हूं। योग से अगर जीवन में हंसना नहीं आया तो योग करना बेकार है। प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे इक्का दुक्का राजनेता को आप छोड़ दें तो बाकियों का प्रदर्शन योग के मामले में औसत नजर आया। कम से कम तीसरे साल में तमाम केंद्रीय मंत्रियों की योग की बेहतर तैयारी करके उन्हें जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी अपने मंत्रियों का एक योग रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए, वरना इतने सारे केंद्रीय मंत्री को दिल्ली से बाहर मुख्य अतिथि बनाकर यहां वहां भेजने का कोई लाभ नहीं। कभी ठीक से वो करते भी नहीं है योगा। कई जगहों पर मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, विधायक वगैरह शामिल हुए। तमाम मंत्रियों ने योग करते हुए अपनी तस्वीर ट्वीट की है। वो मैं जब देखने लगा तो किसी ने मुश्किल या वाकई योग वाले आसन की तस्वीर
ट्वीट नहीं किया है, सबने आसान वाले आसन की तस्वीर ट्वीट किया है, जैसे स्कूल में ड्रिल का पहला दिन हो। ज्यादातर तस्वीरों में मंत्री या तो शवासन कर रहे हैं या कपालभाति कर रहे हैं या अनुलोम विलोम करके अपना दिन काट लिए। कुछ आसन तो ऐसे करने चाहिए थे जिससे लगता कि क्या बात है, वाकई ये लोग योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वैसे राजीव प्रताप रूडी ने कई आसनों की तस्वीर ट्वीट की है और वे थोड़े फिट फाट मंत्री भी लगते हैं रूडी, और वैसे भी वो फिट लगते हैं, तो वो उन्होंने लगता है कि इनकी जिम वाली ट्रेनिंग जो है योग में काम आ गई है। बाकियों की हालत खराब थी। कई मंत्री या विधायक ऐसे बैठे हुए नजर आए मंच पर जैसे जमाने बाद जमीन पर बिठाए गए हों और अब बिना मदद के उठेंगे नहीं। कुछ को टखना छूने के लिए कहा गया तो घुटना छूकर लौट आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए योग कि हम योग सिर्फ 21 जून को करते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि योग हम रोज रोज करते हैं। हमारे सभी मंत्रीगण भी सभी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, एक बार इनका भी अभिनंदन हो जाए भाई। बहुत अच्छे से शरीर को साध रहे हैं। भाई जी ने अपना वजन भी कम किया है और बाहर से जो अपना राजनीतिक वजन है उसको इतना बढ़ा लिया है कि उससे बहुत लोगों की नींद उड़ गई है। उनको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए।